कैसे हो सब स्टूडेंट आप लोग। हमारा ये जो टॉपिक चल रहा है ये आई थिंक हम कई दिनों से चला भी रहे हैं। आई थिंक ये तीसरा दिन है, 2 लेक्चर इस टॉपिक पे हो चुके हैं, लेकिन आज का लेक्चर जो है फाइनल होगा। इस लेक्चर में इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। तो जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, जो कि 2015 से लेकर 2030 तक का जिनका टारगेट ईयर लिया गया था, आज उनके बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हर गोल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर गोल जो है इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भाई इसको इग्नोर कर देंगे या ये इम्पोर्टेंट कम है, तो उसके हम नहीं कहेंगे। तो ये सब गोल्स हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, जैसे नो पावर्टी है, जीरो हंगर है, गुड हेल्थ एंड वेल बींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिड्यूस इनक्वालिटीज़ है, और सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो ये गोल जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो है गोल नंबर 12 जो है इसके बारे में बात करते हैं। गोल नंबर 12 का जो टाइटल है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल जो वर्ड यहाँ पे हुआ है, देखो अब इस इमेज से आप देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें ये साइंटिस्ट जो है कचरे वगैरह में घुसा हुआ है, और जो कचरे के ऊपर जो है कितना वो हैजर्ड्स है, मतलब केमिकल जो निकलता है इंडस्ट्री से वो कुछ। तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसका अगर आप मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रोडक्शन या कंजप्शन ऐसे करना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट को कम से कम डैमेज हो। मेन बात जो है कि वो डैमेज जो है कम से कम होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि अब चक्कर क्या है कि देखो प्रोडक्शन साइड से और कंजप्शन साइड से दोनों तरफ से जो है एनवायरनमेंट डैमेज होता है। प्रोडक्शन साइड से कैसे कि जैसे आपको फर्नीचर बनाना है तो आपको लकड़ियाँ काटनी पड़ेगी, आपको कुछ और प्रोड्यूस करना है तो आपको मिनरल्स वगैरह ज़मीन से निकालने पड़ेंगे, हवा यूज करोगे, पानी यूज करोगे, धरती यूज करोगे। तो इन सब को हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन साइड से हम इन सबको जो है पोल्यूट करते हैं। सीधी सी बात ये है, हम जो है पोल्यूट कर रहे हैं, एक प्रोड्यूसर इसको पोल्यूट कर रहा है। तो अगर इतना भी होता तो काम चल जाता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो कंज्यूमर है वो भी उसको इक्वल ही डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट को। कैसे कि जैसे आप कुरकुरे का पैकेट लेके आते हो, चिप्स लेके आते हो, ठीक है, आपने वो खाया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, खाने के लिए बनाई गई हैं चीज़ें, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो, वो जो जिसमें आया है पॉलीथीन में उसको आप ऐसे फेंक देते हो। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी यार, अब अगर आप देखें समुद्रों में देखोगे, आप गंगा में देखोगे, बड़ी बड़ी नदियां हैं उनमें देखोगे, तो प्लास्टिक इतना ज़्यादा हो गया है कि जो पानी के अंदर वाले जीव थे ना वो पूरी तरह से मर रहे हैं, सही बताऊँ आपको। और अगर आप यमुना देखो तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ नदियां हमारी जो है नालों में परिवर्तित हो गई है, मतलब इतनी उसमें गंदगी बह रही है। तो पॉलीथीन को जब हम ऐसे फेंक देते हैं और ऐसे कहते हैं कि पॉलीथीन को आप मिट्टी में दबा दो, तो वो 300 साल के बाद भी पॉलीथीन आपको ऐसे ही मिलेगी। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो पॉलीथीन है वो इतना ईजिली जो है डिस्पोज नहीं होती। प्रॉब्लम यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर आप में से कुछ कहेंगे जी गवर्नमेंट तो कर रही है, पॉलीथीन बैन कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम इससे भी सोल्व नहीं होती है। अगर मैं आपको भिवानी का एक एग्जांपल दूं, भिवानी में एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि जैसे मेरे घर के पास जो है एक बेचारा छोटी सी रेडी लगाता था, मूंगफली मूंगफली अपने वगैरह बेचता था, पिछले सर्दियों की बात है ये। तो एकदम से क्या हुआ, पॉलीथीन को पकड़ने वाले जो है नगर पालिका की टीम आ गई कि भाई जो भी फंसेगा पॉलीथीन के साथ उसको हम जुर्माना लगाएंगे। तो वो बेचारा रेडी वाले के पास पॉलीथीन थी, सीधी सी बात थी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, सब दुनिया यूज कर रही है पॉलीथीन। तो जब उसको पकड़ लिया बेचारों को तो उससे 5,000 रुपये का जुर्माना लिया उन्होंने। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन मैं देख रहा था मेरे घर के नीचे ना एक बहुत बड़ी दुकान थी किराने की, और वो उनकी बहुत सेल होती है, बहुत ज़्यादा पॉलिथीन यूज करते हैं, लेकिन उनके पास जब वो चेकिंग के लिए आए, रेड पड़ी, तो उनके पास पॉलिथीन नहीं मिले। आई वॉज वंडरिंग कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये जो रेडी वाला है बेचारा, इससे 5,000 रुपये फाइन लिया और इसके पास पॉलिथीन ही नहीं है, ये कि इससे कोई फाइन लेके नहीं गए। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया इस बात पे। तो मैं फिर बाद में शॉप वाले के पास गया कि अंकल जी कैसे हुआ, आप कैसे बच गए। तो ये कहा कि भाई बात ऐसे है, ये जब वहाँ से चले थे ना अपने ऑफिस से, तभी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि आज जो है पॉलिथीन वाली रेड पड़ने वाली है, तो हमने वो सारे पॉलिथीन छुपा दिए। अब ये देखो ये कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी आयरनी है, जो 5,000 रुपये जिससे फाइन लिया, रेडी वाला जो मूंगफली बेच रहा था, वो पता नहीं उस 5,000 को 2 महीने में कमाएगा, 3 महीने में कमाएगा।
तो जो गरीब था वो तो और भी मारा गया, और जो अमीर थे जिनकी इतनी बड़ी शॉप है, बहुत बड़ी उसकी सेल होती है, वो भी ऐसे कैसे बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विडम्बना है। ये हम जब पॉलिथीन बैन की बात करते हैं तो ये पॉलिथीन बैन सिर्फ गरीबों के लिए क्यों कंपलसरी है। कभी सब्जी मंडी में रेड लग जाती है, वहाँ पे जो बेचारे रेडी लगाते हैं, जो दिहाड़ी पे आते हैं, 400-500 रुपये कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, वो हर बार फंसते हैं बेचारे। लेकिन जो बड़े बड़े जो बड़ी मछलियां हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, वो हर बार जो है बच जाते हैं अपनी चालाकियों से। तो अब दिक्कत यहीं पे आ रही है कि पॉलिथीन बैन करना सोल्यूशन नहीं है। अगर आप, क्योंकि पॉलिथीन इतना ज़्यादा आप कह सकते हो कि कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, तो हमें कहीं ना कहीं पॉलिथीन में जो क्या कहते हैं कि हमें जो है पॉलिथीन का अल्टरनेटिव देना पड़ेगा कोई अच्छा सा। जैसे आप कह सकते हो कि भाई जूट का कपड़ा हो कोई, ठीक है ना, कोई सूती कपड़ा हो। लेकिन अगर आप जो है ये चीज़ देखोगे कि जूट का थैला है, ये और थैले हैं, ये महंगे पड़ते हैं पॉलिथीन के कंपैरिजन में। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट का भी एक चक्कर है। दुकानदार हमेशा पॉलिथीन ही देना चाहेगा, क्योंकि पॉलिथीन उसको हो सकता है 10 रुपए में 20 मिलते हो, 50 पैसे का एक। लेकिन अगर आप जूट का बैग लोगे, अगर आप कभी विशाल में शॉपिंग के लिए जाओ और विशाल वाले से कहते हो कि भाई हमें थैला चाहिए एक, तो 12 रुपए का एक थैला पड़ता है। आप लगा लो हिसाब। और उस तरफ आप देखोगे 12 रुपए में 24 जो है पॉलिथीन आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो कॉस्ट का डिफरेंस है, पहले तो ये कम करना पड़ेगा कि कॉस्ट जो है पॉलिथीन के इक्वल लेके आए, तभी लोग उसको खरीदेंगे। एज एन इकोनॉमिक्स में आपको बता रहा हूँ। और दूसरी चीज क्या है कि पॉलिथीन में भी आप क्या कर सकते हो, इनोवेशन कर सकते हो। अब ये जो है इसमें जो है मैक्रोन का सिस्टम होता है, माइक्रोन का। जैसे कि पॉलिथीन का जो स्टैंडर्ड वर्जन है वो 12 मैक्रोन का होता है, मतलब 12 मैक्रोन नॉर्मल है। लेकिन अगर आप उस मैक्रोन को कम कर दो, जैसे 9 माइक्रोन, 7 माइक्रोन, तो वो उतना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, 9 माइक्रोन से ये होगा कि आपकी जो पॉलिथीन है वो जल्दी जो है डिस्पोज हो जाएगी, मतलब वो डिस्पोजेबल हो जाएगी वो चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप पॉलिथीन लो वो 9 माइक्रोन की होनी चाहिए, 7 माइक्रोन की होनी चाहिए। तो इन दो तरीकों से जो है ये पॉलिथीन वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जा सकता है। पहला सोल्यूशन क्या है कि कॉस्ट जो है कम हो जाए, जो दूसरे अल्टरनेटिव बैग्स है। और दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर है पॉलिथीन का, उसको थोड़ा और जो है फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है, ताकि ये ईजिली जो है डिस्पोज हो जाए। तो ये एक केस मैंने आपको प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल दिया है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन का और प्रोडक्शन का। तो गोल 12 में यही आपको कहना है कि कंज्यूमर साइड से और प्रोड्यूसर साइड से दोनों तरफ से ऐसे एफर्ट होने चाहिए कि इन्वायरमेंट जो है कम से कम डैमेज हो। गोल नंबर 13 पे चलते हैं अब। गोल नंबर 13 क्या कहता है? क्लाइमेट एक्शन। बहुत बड़ा स्टेप है जी। क्लाइमेट एक्शन मतलब जो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो जी। अब जलवायु परिवर्तन है क्या चीज? जलवायु परिवर्तन ये है कि जिस टाइम पे बारिश होनी चाहिए उस टाइम पे बारिश होती नहीं, सीधी सी बात बताता हूँ आपको। और जब जरूरत नहीं है बारिश की तब बारिश हो जाती है। तो आपको कि सर इससे क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत ये है कि जो हमारी फसलें हैं ना वो पहले सेट होती है। अब जैसे गेहूं को क्या चाहिए? सर्दी चाहिए, सीधी सी बात है। जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतना अच्छा, जितनी ज़्यादा फूग होगी, धुंध होगी, कोहरा होगा, उतने गेहूं के लिए अच्छा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज में क्या होगा कि जब गेहूं को जरूरत है सर्दी की तो गर्मी पड़ेगी, तो सीधी सी बात है गेहूं फिर उगेगी नहीं। सिंपल सा फंडा है। और जैसे धान को क्या चाहिए? पानी चाहिए, और उस टाइम पे बारिश ना हो तो धान भी नहीं उगेगी। तो क्लाइमेट जो चेंज है इट्स रियली रियली अ बिग थ्रेट फॉर अस। कि ये इतना बड़ा थ्रेट है कि इससे हम पूरी तरह से इफेक्टेड होंगे पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज से सीधा सा मतलब है, क्लाइमेट चेंज का जो रिश्ता है वो सीधा सा रिश्ता है फसलों से, क्रॉप से, एग्रीकल्चर से। अगर ऐसे ही क्लाइमेट चलता रहा जैसे कि अब चल रहा है तो अगले 4-5 साल में जो चीज़ हम अब उगते हुए देख रहे हैं वो उगना बंद हो जाएंगे। सीधी सी बात है। जैसे कि हम पहले जीव जंतु, मैंने कहा था लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें मैंने कहा था कि जैव विविधता कम होती जा रही है। उसका मतलब क्या था कि भाई जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे, जैसे सांप वगैरह थे वो काफी अब खत्म ही हो गए हैं खेतों में। काला तितर था, काला हिरण है, बहुत सारे जीव जो है लुप्त हो गए। सीधी सी बात ये है। तो जब ये जीव जंतु लुप्त हो सकते हैं तो लिविंग है, तो जो फसलें आज हम देख रहे हैं तो क्या हो सकता है कि 5 साल बाद आपको दालें देखने को ना मिले। ठीक है, हो सकता है आपको गेहूं देखने को ना मिले, धान देखने को ना मिले। क्यों ना मिले? क्योंकि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, ये सबसे ज्यादा इसका असर जो है फसलों पे ही होगा। जो मेन बात है, फसल जो है इससे बहुत बुरे तरीके से इफेक्टेड होंगी।
तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ जो है दिक्कत पैदा कर रही है। तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये हमें जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हम कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज से और क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्लाइमेट चेंज से जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत है, वो भी बहुत बुरे तरीके से जो है इफेक्ट हो सकती है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब जैसे हम जैसे इंडिया में हम रहते हैं, तो अब अगर हम हरियाणा की बात करें तो हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी ने एडजस्ट कर रखा है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। कैसे? अगर मैं आपको पूरे साल का लेखा जोखा बताऊं, तो हमें आदत हो गई है जनवरी फेब में सर्दियों में रहने की, क्योंकि हम बचपन से ऐसे रहते आ रहे हैं। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई तक थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी उस हिसाब से भी एडजस्ट हो गई है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद फिर मई जून जुलाई अगस्त, उस टाइम पे बारिश भी होती है, गर्मी भी खूब पड़ती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, उमस भी होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी ढल चुकी है। उसके बाद फिर आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हल्की हल्की सर्दी। तो इस हिसाब से हमारी बॉडी जो है एडजस्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि अब एकदम से इतना चेंज आ जाए कि जनवरी फरवरी में तो हो जाए बारिश, ठीक, और उसके बाद के महीने में हो जाए सर्दी, उससे आगे जब गर्मी होनी चाहिए तो बारिश हो जाए, और जब बारिश होनी चाहिए तो वहां पे गर्मी हो जाए। तो इससे क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, और ऐसे बीमार पड़ेंगे कि दोबारा ठीक होना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी भी हम देख लेते हैं, जब भी सर्दी आती है, जब मौसम बदलता है, तो हम में से बहुत सारे को कफ एंड कोल्ड हो जाता है, खांसी जुकाम बुखार हो जाता है। लेकिन वो तक छोटे टाइम के लिए वेदर चेंज होता है तो हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे अगर ये वेदर चेंज बार बार होने लगे इतना स्पीड से क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उससे क्या होगा, उससे आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी हैबिचुअल नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी हेल्थ भी डाउन जाती रहेगी। अब ये भी हो सकता है, जैसे इंडिया में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो ठंडे हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये काफी ठंडे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कम ही रहता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज आ गया, तो अगर वहां पे भी उतनी ही गर्मी पड़ने लग जाए जितनी राजस्थान में पड़ती है, हरियाणा में पड़ती है, दिल्ली में पड़ती है, तो क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग बचपन से ही, स्टार्टिंग से, सालों से ठंड में रहने के आदी है, और अगर उनको इतनी गर्मी फेस करनी पड़ जाए तो डेफिनेटली दे विल बी सिक, वो बीमार हो जाएंगे और उनकी हेल्थ जो है बुरी तरह से डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए ये भी एक दिक्कत की बात है कि क्लाइमेट चेंज जो है बहुत एक खतरनाक चीज़ है, और इसको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन को जितना हो सके इम्प्रूव करें। और इम्प्रूव कैसे होगा? ज़्यादा ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना, ज़्यादा ज़्यादा नेचर को बचा के रखना, सोलर एनर्जी यूज करना, हाइड्रो एनर्जी यूज करना, ये सारी चीज़ें जो है आपको मैक्सिमम यूज करनी है। तभी आप क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हो, जलवायु परिवर्तन को रोक सकते हो। तो अब आते हैं कि गोल नंबर 14, लाइफ बिलो वाटर, कि इसके ऊपर कभी किसी का ध्यान नहीं गया, सही तो आपको, लाइफ बिलो वाटर। अब जैसे आप ये इमेज देख रहे हो, तो इसमें पता है वो होता है मोती, पर्स जिसको आप बोलते हो, जो कि बहुत कीमती होते हैं, जिनके आप माला डालते हो, तो वो पानी के नीचे मिलते हैं सीप में। तो लाइफ बिलो वाटर का मतलब ये है कि जो एक लाइफ, देखो एक दुनिया जो है समंदर में भी है, सीधी सी बात ये है। समंदर में एक दुनिया है जहाँ पे अरबों करोड़ों टाइप की मछलियाँ, झींगे, सांप, कछुए, बहुत ज्यादा, मतलब समंदर ही एक ऐसा चीज है, समंदर ही एक ऐसी जगह रह गई है जहाँ पे इंसान पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना उसने अंतरिक्ष में एक्सप्लोर कर लिया है ना, मंगल ग्रह, इतने ग्रह, ये गैलेक्सी, वो गैलेक्सी, जितना उन्होंने इनोवेशन स्पेस में किया है इंसानों ने, उसका आधा भी उन्होंने समंदर के नीचे करके नहीं देखा। क्यों? क्योंकि एक्सेसिबल नहीं है। पानी के नीचे कोई इंसान कितने दिन रह सकता है, कितने महीने रह सकता है? तो समंदर के नीचे की जो लाइफ है वो एक बहुत बड़ी है, वो अब तक एक्सप्लोर नहीं की है सबने। लेकिन शुक्र है, मैं तो चाहता हूँ एक्सप्लोर करे भी नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान एक ऐसा जानवर है जो जहाँ भी जाता है तबाही करता है। तो ये मैं सच कह रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। और वो तबाही कैसे करता है? मान लीजिए कहीं पे एक नेचुरल डेस्टिनेशन है जहाँ पे हरियाली है, खूबसूरती है, ठीक है, तो आप जो है अपने दोस्त के साथ, वाइफ के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, किसी के साथ वहाँ पे घूमने फिरने जाते हो, या पूरे परिवार के साथ आप उधर जा रहे हो घूमने फिरने के लिए, ठीक है, तो एक नेचुरल जगह है। तो आपने देखा वहाँ पे, आप वहाँ पे 5-6 दिन रहे, आपने वहाँ पे खाया पिया, टेंट लगाया, ठीक है, आप वहाँ से एंजॉय करके वापस आ गए।
लेकिन आप वहाँ पे छोड़ के क्या आए हो ये देखो ना। आपने जो जो वहाँ चीज़ पे खाई पी होगी, वहाँ पे आपने पॉलिथीन डाल दी होगा, आपने वहाँ पे गंदगी फैला दी होगी। तो इससे क्या होता है, हर इंसान उधर जाता है, गंदगी फैला के वापस आ जाता है। तो गंदगी क्या करती है, जो उस चीज़ की नेचुरल ब्यूटी है उसको डैमेज कर करके बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। और इंडिया में आपको ऐसे हजारों जगह गिना सकता हूँ जो किसी टाइम में टॉप टूरिस्ट प्लेस होते थे, जहाँ पे लोगों की भीड़ होती थी जाने के लिए, देखने के लिए। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? क्योंकि हमने वहाँ पे सब कुछ तबाह कर दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई आप जितना जहाँ 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 इंसान घुसता है, वहाँ वहाँ पे वो सिवाय डिस्ट्रक्शन के, तबाही के कुछ नहीं करता। तो ये तो समंदर है जहाँ पे उसकी लिमिट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितनी भी है उससे भी उसने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया है। समंदर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन समंदर की एक कमजोरी है, सी की। क्या कमजोरी है समंदर की? वो कमजोरी ये है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा जहाज जा रहा है समंदर के अंदर, और अचानक क्या होता है कि उसमें से वो एक्सीडेंट हो जाए, जैसे टाइटैनिक टूटा था उस टाइम में, ऐसे कुछ ऐसे डैमेज हो जाए, या ऐसा हो जाए कि जो तेल होता है वो रिस जाए समंदर के पानी में। तो वो तेल जितना भी रिसेगा वो हजारों किलोमीटर तक फैल जाता है। और जहाँ जहाँ पे आपका पेट्रोल, डीजल, ये केरोसिन जो भी है, सीधी सी बात है, ये है डेंजरस। अब जो मछलियाँ पानी के अंदर रह रही है, वो पानी के अंदर सांस ले रही है, और उसमें जो है डीजल या पेट्रोल मिक्स हो जाए तो क्या सिचुएशन होगी, वो चीज़ उनके अंदर चली जाएगी, डीजल या पेट्रोल। और जब डीजल और पेट्रोल अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है, वो जो मछलियाँ हैं, जो जीव जंतु है पानी के नीचे, वो मर जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे आप कभी डिस्कवरी पे देखो, न्यूज पे देखो, ऐसी बहुत वीडियो आती है कि वहाँ पे तेल का रिसाव हो गया, समंदर का जहाज था वो टूट गया, डैमेज हो गया, तो उसमें से जो डीजल पेट्रोल था वो बह गया, और बहने से क्या हुआ, जो मछलियाँ वगैरह थी उस समंदर के काफ़ी बड़े एरिया में, वो बेचारी सब मर गई। तो ये एक दिक्कत है। हमने मतलब हर जगह पे तबाही मचाई है, ग्रोथ के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे। हमने नेचर को जितनी बुरी तरह से हो सके उतनी बुरी तरीके से हमने एक्सप्लॉइट किया है। ये कड़वा सच है जो हम सबको मानना पड़ेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो। सबको ये गलती माननी पड़ेगी कि हाँ, हमने ग्रोथ के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में नेचर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये एक चिंता की बात है। क्यों? क्योंकि नेचर है तो हम हैं, नेचर नहीं तो हम भी नहीं है। कभी आप इमेजिन करके देखो, 2045 आ जाए, 2050 आ जाए, कभी सिचुएशन इमेजिन करो, जैसा आप कुछ सब कुछ चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ऑक्सीजन मास्क हमें खरीदने पड़ेंगे। क्या पता वो एक पिक्चर सही हो जाए जिसमें आपकी पीठ पे एक 5 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर में लगा दूं और आगे आपको मास्क लगा दूं, मतलब हवा में बाहर आप निकलो तो ऑक्सीजन है ही नहीं। है तो क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जहरीली गैसें तो है, लेकिन ऑक्सीजन ना मिले। क्यों? क्योंकि पेड़ कम होते जा रहे हैं, ऑक्सीजन एक ही जैसे मिलते हैं वो पेड़ पौधे, और वही जो है हमारे खत्म होते जा रहे हैं। तो ये फिर आप कैसा लगता है आपको, आपकी पीठ पे मैं 5 किलो का वजन ला दूँ और आप फिर सांस भी उसी से लो, तो आपको डर नहीं लगेगा कहीं ये खत्म ना हो जाए, कहीं ये डैमेज ना हो जाए? क्योंकि जैसे ही वो ऑक्सीजन की सप्लाई रुकेगी तो आपका तो राम नाम सत हो जाएगा, तब आप तो वहीं पे डेथ हो जानी है आपकी। तो इसलिए ये कह रहा हूँ कि नेचर को हमें, वी मस्ट रिस्पेक्ट नेचर, हमें इस नेचर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि नेचर की एक हैबिट है, वो जब तक सहती है तो सहती है, लेकिन जिस दिन वो रिडेम्पशन करेगी, रिवेंज लेगी, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं, ऐसा नहीं है कभी हुआ नहीं है, जब वो बदला लेती है नेचर, तो ऐसा बदला लेती है उसको हम बहुत साल तक याद रखते हैं। जैसे कितने डिजास्टर आए हैं, केदारनाथ वाला डिजास्टर आपको याद होगा, 5-7 साल पहले आया था, उससे पहले भूकंप आया था, उससे पहले सुनामी आई थी। तो ये हमें चीज़ें याद रखनी चाहिए कि नेचर को जब तक आप कर रहे हो ना, करते रहो, लेकिन जिस दिन नेचर ने कह दिया कि वे मुझे बदला लेना है, तब आपकी खैर नहीं है। ये नेचर की फितरत है। तो हमें जो है इस नेचर से जन्म मिला है, और इस नेचर को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लाइफ बिलो वाटर की मैंने आपको बात बताई है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। गैस का रिसाव ना हो, तेल का रिसाव ना हो, और दूसरी बात मैंने जो पिछले टॉपिक में कही थी कि वेस्ट जो है समंदर में नहीं जाना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अब मैं आपको बताता हूँ, देखो अब जैसे यूएसए में भी नदियाँ हैं, टेम्स रिवर न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, बहुत सारी नदियाँ हैं अच्छी से अच्छी, फेमस। ठीक है। और वहाँ की नदी आपको बहुत साफ मिलेगी, बहुत सुथरी मिलेगी, कोई उसमें आपको 1% भी गंदगी नहीं है। इतना ज़्यादा उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी कि आप पानी नीचे तक देख सकते हो, जैसे कि स्विमिंग पूल में होता है ना क्लीन वाटर।
वो वहां पे नदियों को नदियां ही मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा है, हम गंगा को माता मानते हैं। चलो ठीक है, मान लो भाई, आपकी श्रद्धा है, गंगा को माता मान लो। लेकिन ये कहाँ का रिवाज है कि उस माता को आप इतना गंदा कर दो कि उसका पानी बिल्कुल नाली से भी बदतर हो जाए, गटर से भी बदतर हो जाए। ऐसा कर दिया हमने, गंगा को माता माता कहते हैं, उधर हम गंगा माता करते रहे, उधर इधर से गंगा के किनारे हमने हजारों इंडस्ट्री लगा दी कमीशन के चक्कर में। जहां जहां पे गंगा बह रही है वहां वहां पे इंडस्ट्री लगी हुई है। अब इंडस्ट्री वहां क्यों लगना चाहती है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड ऑफ दैट? उनका ये लॉजिक है कि भाई हमारा जो डिस्पोजल होगा, वेस्ट जो हमारा होगा, कचरा जो हमारा होगा, वो हम गंगा में बहा देंगे, उससे हमारी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, अगर हमारी इंडस्ट्री कहीं और लग जाएगी तो पहली बात हमें कचरा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए लेबर चाहिए। दूसरी बात, फिर वो हमें कचरा जो है ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, कहीं दूर फेंक के आना पड़ेगा, तो वहां पे भी कॉस्ट। ठीक है, तो वो अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए, अपने पैसे कम लगाने के लिए वो क्या करते हैं, नदियों किनारे इंडस्ट्री लगा के खुश है, ताकि हमारा जो वेस्ट डिस्पोजल है वो हम नदियों में बहाते रहे। किसको क्या पता लगेगा? अब किसको क्या पता लगे चक्कर में क्या हुआ कि सभी ने एक ही बात सोची कि ऐसे ऐसे हम करेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा। तो इसी से मुझे एक स्टोरी याद आई, आज आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ मैं। एक बार क्या हुआ था कि अकबर बीरबल की स्टोरी है। तो अकबर ने कहा कि भाई बीरबल भाई, मुझे ये पता करना है कि हमारे जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है ना, इसमें कितने ईमानदार लोग और कितने बेईमान लोग हैं। तो बताओ क्या तरकीब निकाली जाए। बोला ठीक है जी, निकाल देंगे तरकीब, इसमें क्या बड़ी बात है, थोड़ा मुझे टाइम दो। तो बीरबल ने क्या किया, मुनादी करा दी, गाँव अपने हर गांव में करा दी, अपने राज्य में अनाउंसमेंट करा दी कि भाई अकबर जी का आदेश आया ऊपर से कि भाई पूर्णिमा के दिन जो हमारा एक कुआं है उसमें सबको जो है एक एक लोटा जो है दूध डालने जाना है। तो सब लोग बोले ठीक है जी, अब सीधी सी बात, बादशाह का आदेश आया है, बादशाह का हुक्म आया है, तो उसे कौन टाल सकता है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पूर्णिमा का दिन आया, चांदनी रात थी। ठीक है, तो लोग जो है अपना धीरे धीरे आते गए, उसमें वो लोटा डालते गए। ठीक है, सुबह तक आते आते पूरे राज्य के लोगों ने, सब ने उसमें वो एक एक लोटा डाल दिया। ठीक है, कुआं वो सूखा था तो वो पूरा भर गया सुबह तक आते आते, क्योंकि इतने हजारों लोग थे, एक एक लोटा भी डालेंगे तो भर गया कुआं वो। तो सुबह अकबर खुश थे, भाई आज पता लग जाएगा कितने लोग जो है हमारे राज्य में बेईमान और कितने जो है शरीफ है। तो जैसे ही अकबर बीरबल सुबह देखने गए उस कुएं को, तो उन्होंने देखा कि कुएं में सिर्फ पानी था, 1% भी दूध नहीं था। कोई 1% भी दूध हो उसके अंदर। तो अकबर हैरान रह गए कि यार मैंने तो आदेश तो दूध का दिया था, ये पानी कैसे आ गया? तो बीरबल बोले, महाराज आपने आदेश तो सही दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत ये आई कि लोग आपके यहाँ पे सारे बेईमान हैं। बोला वो कैसे? बोला सबने ये सोचा भाई हजारों लाखों लोग हैं, ठीक है, अगर मैं एक लोटा इसमें पानी डाल दूं तो किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। ठीक है, तो सब लोगों ने ऐसी चालाकी चली, सब ने सोचा कि भाई मैं एक लोटा पानी डाल दूं, किसको क्या पता लगेगा इतने लोटों में। तो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी, जो मैंने आपको कहा है कि गंगा किनारे जितनी इंडस्ट्री लगी हुई है, सब ने सोचा कि सिर्फ हम पोल्यूशन करेंगे, कोई और तो करेगा नहीं। ठीक है, और इससे किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये स्टोरी वहां से रिलेट होती है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जरूरत क्या है, जो सख्त कानून बने पोल्यूशन के लिए, सबसे पहले तो वो एक जरूरत है कि एक स्ट्रिक्ट जो है रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि भाई आप जो है पोल्यूशन नहीं कर सकते, अगर आप पोल्यूशन करोगे तो आपको जेल होगी, फाइन होगा, ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। तो ये था आपका गोल नंबर 14, जो मैंने आपको सिंपल से शब्दों में समझा दिया है। फिर है गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड। इसमें मतलब ये है, इसमें आप सिंपल सा मैं आपको बताऊं, वही जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये धरती जो है, जो ये प्लेनेट है, ये हमारे बाप का नहीं है भाई। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंसान ही रहेंगे इस प्लेनेट पे और किसी और जीव जानवर को हक नहीं है रहने का। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी कीमती जान आपकी है, उतनी ही कीमती जान एक चींटी की भी है, अगर मैं आपको सही बताऊं तो। जो नियम है, जो रूल है यूनिवर्स का, वो बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप इंसान हो तो आपकी जान ज़्यादा कीमती है, कोई शेर है, गधा है, चीता है, उनकी जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब, इस गोल का मतलब ये है, जो हमारे पक्षी है, पशु है, उन सब के जो है उनकी लाइफ को सेव करना, जिसमें अब तक हम पूरी तरह से फेल हुए हैं, सही बताऊँ आपको।
अब हमारा सारा ध्यान जो है गाय को बचाने पे रहता है कि हम गाय हमारी माता है। तो ठीक है, मान लिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, गाय हमारी माता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन और जानवर से कोई रिश्ता नहीं है क्या हमारा? क्या शेर इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या मोर इम्पोर्टेंट नहीं है? मछलियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है? कछुआ इम्पोर्टेंट नहीं है? बकरी इम्पोर्टेंट नहीं है? मधुमक्खियाँ इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? मैं बस आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ। तो मैं वो कह रहा हूँ कि भाई आप एक जीव को, ठीक है, आप गाय की रिस्पेक्ट करो, इट्स ओके, ये हमारे धर्म का एक इम्पोर्टेंट एनिमल है, एक जीव है, इट्स ओके, करनी चाहिए रिस्पेक्ट। लेकिन बाकी जानवरों ने क्या गलती किया है जो आप औरों के ऊपर ध्यान नहीं देते? और जानवर बेचारे बीमारियों से मर रहे हैं, आपको सही बताऊँ तो। अब इसका एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल देता हूँ कि आज से, जब मैं छोटा था, मतलब आज से मान लो 20 साल पहले की अगर बात करें, 20 साल पहले जब हम गांव में रहते थे, तो हम क्या देखते थे, ऐसे गांव की एक लाइफ होती है, एक चक्कर गांव का रोज लगाना ही होता था। तो हम जब जाते थे तो हम देखते थे कि जब हम बाहर खेतों में जाते थे तो बहुत सारी चीज जो है ऐसे, जैसे कोई जानवर मर गया उस टाइम पे, गाय भैंस कुछ भी एनिमल हो सकता था, तो उसको क्या करते थे, उसको लोग जो है गांव से बाहर खेतों में फेंक आते थे। दबाते नहीं थे, बस फेंक आते थे। तो वो चील क्या करती थी, वो चील बहुत सारी चील, 100 200 300 चील ऐसी हो जाती थी, बाज ऐसे हो जाते थे जो उस जानवर को चट कर जाते थे पूरे तरीके से। और एक तरह से वो क्या था, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा था, दैट वाज वेरी गुड फॉर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होता था, कोई बदबू नहीं होती थी, वो सब खा जाते थे, उसकी हड्डियां मांस सब कुछ वो खा जाते थे। तो इससे क्या होता था, कोई वेस्ट नहीं होता था, और चीलों का भी पेट भर जाता था। लेकिन यहाँ पे फिर इंसान ने अपनी नाक घुसाई। इंसान ने क्या किया, सब ये चाहते हैं कि भाई हमने भैंस पाल रखी है तो दूध ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए दूध तो ज़्यादा, इतनी मेहनत करते हो। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसे ऐसे इंजेक्शन लगाना स्टार्ट करवा दिए गाय और भैंसों को, जिससे कि उनका दूध बढ़ जाए। ठीक है, दूध बढ़ गया, लेकिन वो एक चीज भूल गए कि जब वो इंजेक्शन लग जाता है ना, गाय या भैंस को दूध बढ़ाने वाला या कोई और बीमारी वाला, तो उसका असर जो है लाइफ लॉन्ग रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने आज भैंस को इंजेक्शन लगवाया और 1 साल में वो असर खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इंजेक्शन इज रियली डेंजरस थिंग, चाहे वो हमारी बॉडी पे भी लगे, और लगते हैं हमारा तो, जिनका लाइफ टाइम असर रहता है। जैसे आपने बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पी है, या आपने इसका टेटनस का इंजेक्शन लगवाया है, और आप जब छोटे थे इंजेक्शन लगवाए हैं ना आपने, तो वो इसलिए लगवाया क्योंकि एक बार लगवा के वो लाइफ लॉन्ग उनका असर रहता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, सिंपल शब्दों में, कि जब हमने उनको गाय भैंसों को दूध बढ़वाने के लिए इंजेक्शन लगवाना शुरू किए, तो ठीक है, कोई नहीं, गाय भैंस भी ठीक रही, उस पर उसका दूध ज़्यादा रहा। और जब वो भैंस बुढ़ी हो गई या उसकी डेथ हो गई, तब हम उसको बाहर फेंक के आ गए। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ पे शुरू हुई, कि जो वो इंजेक्शन का असर था भैंस की बॉडी में, वो उस टाइम भी था जब उसको चील खाना स्टार्ट कर देती है। अब सीधी सी बात है, एक चीज अगर किसी चीज के लिए अच्छी है तो जरूरी नहीं है कि उस सबके लिए अच्छी हो। तो इससे क्या हुआ कि जो जहर था इंजेक्शन में, क्योंकि वो तो उसके लिए पॉइजन का काम ही करेगा चील के लिए, क्यों, क्यों चील का सिस्टम अलग है और भैंस का अलग है। तो उससे क्या हुआ कि जैसे वो चील खाने बैठते, तो धीरे धीरे उससे क्या हुआ, उनकी डेथ होना स्टार्ट होगी, जैसे उन्होंने जानवर को खाना शुरू किया। और ऐसे ऐसे करते अगर आप देख रहे हो तो आपको चील बाज कुछ आपको बहुत कम होगी ये सारी चीज़ें। हमने खुद ही उनको, मानता हूँ डायरेक्टली हमने नहीं मारा उनको, लेकिन इनडायरेक्टली हमने जरूर उनको किल किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत देने वाली चीज़ है। तो इसलिए जो है, लाइफ ऑन लैंड का मतलब यही है कि सभी एनिमल्स की लाइफ इम्पोर्टेंट है। जो मेन बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, जितनी ये प्लेनेट आपका है उतना उनका भी है। तो हमें जो है इनका संरक्षण करना चाहिए, और संरक्षण करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि कठोर कानून बना दो। कठोर कानून ऐसे कि जैसे अब हरियाणा में काला तीतर का शिकार करना अलाउड नहीं है, मोर को मारना अलाउड नहीं है, शेर को बाघ को मारना अलाउड नहीं है, ये काला हिरण को मारना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब फर्क तो पड़ गया, देखो काफी। मैं ये नहीं कहता कि इससे कुछ नेगेटिव भी हुआ इंडिया में। अब जैसे हम बड़ी बड़ी कोठियां देखते थे पहले ना, उसमें हम, मैंने खुद भी देखी है, ऐसे जानवरों की खाल लटकी रहती थी, चिपकी रहती थी, हिरणों की, बारहसिंगा की, ऐसे। क्यों, उनको उस टाइम में शिकार करना अलाउड था, लीगल था। तो बड़े बड़े चौधरी लोग बंदूक उठा के अपना जंगली तरफ भाग लेते थे। कभी शेर को गोली मार दी, और उसमें बहादुरी मानते थे कि हमने बंदूक से जो है शेर को मार दिया, और उसमें उनका रुतबा बढ़ता था, रेपुटेशन इंक्रीज होती थी। ठीक है, तो अब दिक्कत क्या है फिर,
लेकिन फिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है, अब ये शान के चक्कर में, अपनी झूठी शान के चक्कर में किसी जानवर को मारना कितना सही है। तो फिर गवर्नमेंट ने धीरे धीरे वो बैन कराया। तो अब उसका इम्प्रूवमेंट देखो, एक बार जो टाइगर थे आज से 4 साल पहले, टोटल टाइगर 1900 रह गए थे आज से 4-5 साल पहले। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी शिकार कर रहे थे लोग, भाई मैंने शेर को मारा है तो मैं वीर हो गया, अब मैं बहादुर हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब दिक्कत ये है कि भाई ठीक है, अब ये अलाउड नहीं है, अब ये इलीगल है, तो इसलिए जो है अब शिकार करना कम कर दिया है, पूरी तरह से बंद तो नहीं किया। और शिकार का मतलब ये मत समझो इसको, इतना आप कम मत सोचो कि भाई शिकार जो है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए किया जाता है या खाने पीने के लिए किया जाता है, ऐसा नहीं है। इट्स अ टोटल प्योर बिजनेस, देयर इज इकोनॉमिक्स। वो कैसे? कि जैसे अगर आप, जैसे गेंडा है, ठीक है, राइनो है जैसा आपका, तो जो गेंडे का जो सींग होता है ना एक, वो इतना कीमती है, मतलब उसकी वैल्यू करोड़ों में है इंटरनेशनल मार्केट में। तो अब सीधी सी बात ये है, अब जो शिकारी होते हैं उनको सींग से मतलब है, उनको उस गेंडे से कुछ नहीं लेना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सींग वो तभी निकाल पाएंगे जब वो गेंडे को मार देंगे। और गेंडे के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सींग निकल जाए तो जी नहीं सकता। प्रॉब्लम ये है कि वो उसकी बॉडी का कंपल्सरी पार्ट है, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारी बॉडी है, हमारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, वी विल सर्वाइव, नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें पूरे बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, कोई ना कोई डैमेज हो जाता है। लेकिन हमारा जैसे ब्रेन ही ना हो या हमारे गर्दन ही ना हो तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जितनी इंपॉर्टेंट गर्दन है हमारे लिए, जितना इंपॉर्टेंट हमारा हेड है, उतना इंपॉर्टेंट उसके लिए वो सींग है। तो अब ये ऐसा है कि वो जो सींग हैं उन जा गेंडे के, वो इंटरनेशनल मार्केट में बिकते हैं करोड़ों रुपए में। तो इसलिए शिकारी लोग जो होते हैं, ऐसे नहीं है कि ये बेचारे गरीब है, लंजू पंजू हैं, ये शिकारी होते हैं बहुत रेप्यूटेड फैमिली से, जिनकी पुलिस में भी अच्छी चलती है, पुलिस में भी अच्छी साठ गांठ है, उनको कोई कानून का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है। ठीक है, तो वो पावरफुल लोग होते हैं और उनकी एक पूरी जो है कह सकते हो कि डर होता है उनको वहाँ के इलाकों में, लोकल इलाकों में। और ऐसे लोग ही फिर हिम्मत करते हैं इसमें, गेंडे को मार देंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी बॉडी से पार्ट काट के इंटरनेशनल मार्केट में स्मगल भी कर देंगे और करोड़ों रुपए छाप भी देंगे। तो इसलिए भी ये एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है। ऐसे अगर आप हाथी के जो दांत होते हैं बाहर वाले, जो दो बड़े बड़े दांत होते हैं, वो भी अरबों रुपए में बिकते हैं। उनका जितना लंबा वो दांत होगा उतने ज़्यादा वो बिकेंगे। तो इसलिए जो है हाथी का शिकार भी किया जाता है, गेंडे का शिकार भी किया जाता है, मतलब हर एनिमल में कुछ ना कुछ रेयर चीज़ें हैं। ठीक है, अब जैसे आप सांप के ही लगा लो, अब जैसे सांप को हम क्या मानते हैं, डेंजरस थिंग मानते हैं, देखते उसको मार देते हैं। लेकिन आपको हैरानी होगी, आप जो मेडिसिन ले रहे हो ना, ऑलमोस्ट मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जितनी भी मेडिकल वर्ल्ड में दवाइयाँ हैं ना, 40% दवाइयों में सांप का जहर यूज किया जाता है एज ए मेडिसिन। अब आप हिसाब लगा लो। क्यों? क्योंकि जहर एक ऐसी चीज़ है, अगर उसे एक कैलकुलेटेड अमाउंट में यूज किया जाए तो वो वरदान है, सीधी सी बात है बॉडी के लिए। लेकिन उसे अगर ऐसे बिना कंट्रोल्ड में यूज किया जाए तो वो आपको मार भी देगा। तो इसलिए जो सांपों का जहर है, सांपों को भी मारा जाता है, उनका जो कीमती जहर है वो सारा निकाल लेते हैं और फिर उसको बेच भी देते हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या आई है कि हमने जो है और जीव जानवरों को खत्म कर दिया है, पैसों के लालच में इंसान इतना अंधा हो गया है, उसे अब किसी चीज़ की कोई फिक्र है ही नहीं। तो ये था हमारा गोल नंबर 15। अब बात करते हैं गोल नंबर 16, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसमें बात होगी कि भाई जो है एक बड़ा आदमी छोटे बंदे पे अत्याचार ना करे, चाहे वो ऊंची कास्ट हो नीची कास्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन बात यह है कि सब इक्वल हो, सबको एक जैसे राइट्स मिले हैं, सबके पास एक जैसी पावर है, कोई अपनी धौंस ना जमाए, कोई अपनी चौधर ना झाड़े, भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो किसी और इंसान को ये ना समझे कि ये मेरा गुलाम है। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का मतलब ये है, अगर कोई ऐसा करता है, एक बड़ा आदमी छोटे आदमी को परेशान करता है, तो यहाँ पे फिर कानून का और जुडिशरी का काम शुरू हो जाता है कि उसको पनिश करे। और इस चीज़ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, इंडिया में भी अब सिचुएशन पहले से ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, मतलब रामायण टाइम में, महाभारत टाइम में या उसके बाद भी इतनी बुरी हालत थी। अब बुक में तो जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं फैक्ट से बात करता हूँ। उस टाइम पे क्या होता था, बिल्कुल जैसे इंसान को, गरीब इंसानों को गुलामों की तरह बेचा जाता था। गुलाम इन द सेंस कि जैसे उनकी बोली लगती थी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्लेव होते थे। इंडिया के अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो गुलाम होते थे। उन गुलाम को कैसे ऐसे बाजार में खड़ा किया जाता था
और फिर उनकी बोली लगाई जाती थी कि ये गुलाम 1 दिनार में बिकेगा, 2 दिनार में बिकेगा, और उसके बाद कोई उस गुलाम को खरीद लेता था तो उससे वो लाइफ टाइम काम करवाता था बिना सैलरी के, बिना पेमेंट के। सीधी सी बात ये है। और अगर वो पसंद ना आए तो उसको मारता भी था, पीटता भी था, या उसे क्या करता था और आगे बेच भी देता था। तो उस टाइम पे जो इंसान था उसको ही वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, ही वॉज कंसिडर्ड एज ए थिंग। उसको एक चीज समझा जाता था। ये उस टाइम की मैं बुरी हालत आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बातें ऐसी है जो आपको कहीं देखने सुनने को शायद ना मिले, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी चीजें ही दिखानी होती है टीवी पे। अगर टीवी पे ये चीजें दिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए जो है, जो फैक्ट है वो ये है, उस टाइम पे इंसानों को जो है गुलाम बनाया जाता था और खरीदा बेचा जाता था। लेकिन आज ऐसा है, ऑलमोस्ट नहीं है ऐसा। क्यों? अगर कुछ ऐसा हुआ तो पुलिस है, मीडिया है, 1 मिनट लगती है बताने में। तो आज के टाइम में अगर मैं देखूं, अगर सिचुएशन खराब हुई है तो इम्प्रूव भी बहुत हुई है। अगर मैं किसी दिन अपने लेक्चर में डिस्कस करूंगा जो हमारे पुराने टाइम था और अब का टाइम है, उसमें बहुत सारा फर्क भी है। तो वो चीज़ किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें रहता है गोल नंबर 17, लास्ट गोल है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इसमें बस बात यही है कि हमें जो अपने कुछ गोल जो है कॉमन रखने पड़ेंगे। जैसे कुछ गोल हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का गोल है, तो जैसे इसमें पेरिस समिट होती है, पेरिस सम्मेलन जिसको बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे देश जो है मिलजुल के काम करते हैं, जैसे कि यूएसए, चाइना, इंडिया और भी कंट्रीज हैं। तो इनका मतलब क्या है कि भाई ये पोल्यूशन क्या है ना, एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स होल यूनिवर्स प्रॉब्लम। कि ऐसा नहीं कि पोल्यूशन हुआ और एक ही एरिया इफेक्ट होगा। कई बार जैसे इतना यहाँ पे चक्कर पड़ता है इन चीज़ों का कि भाई पराली जलती है हरियाणा में, तकलीफ होती है दिल्ली वालों को। तो फैक्ट है, क्यों होती है? क्योंकि पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है ना। अभी आपने बाउंड्री बना रखी है इंडिया पाकिस्तान की, तो पोल्यूशन थोड़ा ना उसको बाउंड्री मानना है। पोल्यूशन की तो कोई बाउंड्री नहीं है। अगर हम यहाँ पे कुछ पोल्यूशन कर रहे हैं और हवा जो है पाकिस्तान की तरफ की है, तो डेफिनेटली वो पोल्यूशन तो जाएगा ना पाकिस्तान में। उस पोल्यूशन को कोई कैसे रोक सकता है? इंसानों को आप रोक सकते हो आने जाने से, जानवरों को आप रोक सकते हो आने जाने से, लेकिन पोल्यूशन को आप कैसे रोकोगे कि भाई नहीं तो इंडिया का पोल्यूशन है तो इंडिया में रहे? नहीं हो पाएगा ना वो चीज़। तो इसलिए ये दिक्कत है। पोल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, पोल्यूशन की कोई बाउंड्री नहीं है। पोल्यूशन कहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, उसको हम ऐसे नॉर्मल तरीकों से नहीं रोक सकते, जो मेन बात है। तो ये आपका टॉपिक था, आज ये मैंने कंप्लीट करा दिया आपका, ठीक है। इसके बाद ये क्लास जो है रिकॉर्ड हो रही है। कोई बच्चा, अब मैं देख लेता हूँ अटेंडेंस वाइज, अभी 30 बच्चों ने इसको जो है ज्वाइन किया हुआ है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 10-11 बच्चे जो ये लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, तो उनको ये लेक्चर ग्रुप में मिल जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो मैं ये अपना टॉपिक यहाँ पे फिनिश करता हूँ। अब हम कल मिलते हैं, टाइमिंग यही रहेगी 2 बजे की। तो ठीक है जी, करते हैं ऐसे।